मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम जीएफ एंड एआर की तैयारी कर रहे हैं, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स की तैयारी कर रहे हैं। उसमें आज हम चैप्टर 3 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 है रेवेन्यू एंड रिसिप्ट के बारे में, राजस्व एवं प्राप्तियों के बारे में। तो चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सरकार की प्राप्तियों का नियमित एवं तुरंत निर्धारण करे, अति शीघ्र वसूली एवं लेखांकन करे तथा तुरंत उन्हें संचित निधि या लोक लेखा में जमा कराए। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ये सारे ही काम करने होते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर को। अब ऑब्वियस सी बात है, समझिए इसको। देखिए, रेवेन्यू है, मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई आमदनी होनी है, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम क्या है कि उसका रेगुलर और टाइमली असेसमेंट करे। पहली बात तो ये लिखी हुई है, लेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद तुरंत उसकी वसूली करे, और वसूली करके जेब में ना रख ले, रख भी नहीं सकता, वसूली करके तुरंत उसका लेखांकन करे, बरोबर। साथ ही साथ वसूली कर ली, अकाउंटिंग कर ली, फिर उसको ट्रेजरी में जमा कराने का बंदोबस्त करे। तो ये सारे के सारे काम हैं, ये पहले भी हमने पढ़ रखे हैं जब हम सामान्य वित्तीय नियंत्रण पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जो वित्तीय नियंत्रण के हम सामान्य नियम देख रहे थे, वहां पे भी हमने ये बात पढ़ी थी। और वैसे चूंकि ये टॉपिक हार्ड को रिसिप्ट और रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो यहाँ तो उसको होना ही था। चलिए, तो अब इसका अपन देख लेते हैं। हाँ देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नियम 27 में प्राप्तियों और लेखों के संबंध में करते हुए, ठीक है ना। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते आ रहे हैं तो आप देखते हो नियम आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो नियम 27 कहता है कि नियंत्रक प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि सरकार को देय समस्त राशियां नियमित एवं तुरंत निर्धारित, वसूल तथा लेखांकित की जाकर राज्य की संचित निधि या लोक लेखा में विधिवत जमा करा दी जाए। तो ये सारे शब्द हमने कभी न कभी सुन रखे हैं। हमने राज्य की संचित निधि को पढ़ रखा है कि 266(1) में डिफाइन की गई है, राज्य का लोक लेखा 266(2) में डिफाइन किया गया है। ये सब हमने इस तरह की बातें पढ़ रखी है। बस मतलब बात वही है, इसको आप एरो की से समझिए। सबसे पहले हमें रेवेन्यू का असेसमेंट करना है, लेकिन उसमें आपको डिले नहीं करना है, वो काम आपको टाइमली करना है और रेगुलर करते रहना है। ऐसा नहीं जिस दिन बैठे उस दिन तुरंत कर लिया और फिर बहुत दिन तक नहीं कर रहे हो। आपको रेगुलर, देखो गवर्नमेंट को अपनी मशीनरी चलानी है, गवर्नमेंट चलानी है, उनको फंड, और जैसे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही धन की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। तो धन कहाँ से आएगा? रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू का टाइमली असेसमेंट होगा, फिर उसका अति शीघ्र उसकी वसूली की जाएगी, फिर उसकी तुरंत अकाउंटिंग की जाएगी और तुरंत उसे जमा कराया जाएगा। ये सारी बातें इंग्लिश में भी है, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। डैश डैश विभाग प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में शामिल नहीं है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा गवर्नमेंट का कमाऊ पूत नहीं है। नॉट लाइक दैट, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन राज्य के, अपने राजस्थान के, मैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो कई डिपार्टमेंट हैं जो कमाई करते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनमें से कौन सा विभाग वो नहीं है? अब पहला लिखा है आपका आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट। वो एक्साइज डिपार्टमेंट शराब से संबंधित है, तो वहाँ तो तगड़ी कमाई आती है, ठीक है। शराबबंदी राजस्थान में नहीं है, तो उसका एक रीज़न मेन ये भी है कि इससे बहुत एक अच्छा रेवेन्यू आता है, जिसको गवर्नमेंट, भाई शराब पीने से नुकसान जितना लोगों को होता है, लेकिन इससे जो रेवेन्यू आता है उससे भी गवर्नमेंट बहुत लोगों का भला कर पाती है। तो कई बार जब ये तर्क दिया जाता है कि क्यों बंद नहीं कर देते शराब, तो इसके फाइनेंशियल रीजंस भी होते हैं। तो खैर, आबकारी विभाग कमाई लाने वाला विभाग है। लोक निर्माण विभाग आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी भी होता है। किसी भी सरकारी विभाग में कुछ बनना होता है, कोई कंस्ट्रक्शन होता है, रोड बनने होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो पीडब्ल्यूडी ही देखता है। तो बहुत ही मालदार विभाग है, कमाई लाने वाला विभाग है। चिकित्सा विभाग तो आप जानते हैं ऐसा नहीं है। और खान विभाग, माइंस, माइंस भी ऑब्वियस ही बात है, खाने अलॉट की जाती है तो उनसे रॉयल्टी अर्न होता है, तो ये भी प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है, ठीक है। तो एक समझ, हमें सिंपली एक क्लियर हुआ कि भाई बहुत सारे विभाग हैं, अभी मैं लिस्ट पढ़ूंगा, उसमें से चिकित्सा विभाग आपके लिए प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाला विभाग नहीं है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया था? एक नियम है, आप सुनिएगा। राजस्व की माफी एवं राजस्व दावों के परित्यजन संबंधी उपबंध प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों जैसे भू राजस्व विभाग, राज्य आबकारी विभाग, विक्रय कर विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, उद्योग और खान आदि पर ही लागू होंगे। तो इन्होंने इस चैप्टर के अंदर कहीं कहीं रेवेन्यू को माफ़ कर देना, उसको रेमिशन बोलते हैं, रेवेन्यू को छोड़ देना या दावों का परित्याग करने संबंधी नियम बताए हैं।
लेकिन ये रूलिंग्स इन खास डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है ना। चिकित्सा विभाग जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर विभाग है, उसके ऊपर ये राजस्व माफी, आप इस वर्ड को देखिए, राजस्व माफी और राजस्व दावों के परित्यजन संबंधी रूल, ये आपके चिकित्सा विभाग के लिए नहीं है और शिक्षा विभाग के लिए भी नहीं है। और इसमें हालांकि ये लिखा है कि शिक्षा विभाग अगर इस तरह का कोई डिटेल होगा, कोई राजस्व माफी दी होगी या राजस्व दावों का परित्याग किया होगा, तो उसकी सूचना वो एजी के स्थान पर वित्त विभाग को भेजेगा, ठीक है। तो दो डिपार्टमेंट का थोड़ी सी अलग रूलिंग है। मेन बात यह है कि ये विभागों के आप नाम याद कर लीजिए, ये विभाग आपके मेन रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं। लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज, सेल टैक्स, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, PHED पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री वगैरह होती है तो, और रेवेन्यू टिकट्स मतलब जो स्टाम्प पेपर बेचे जाते हैं वगैरह, इंडस्ट्रीज और माइनिंग्स, ये विभाग आपके प्रमुख राजस्व विभाग हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयों में प्राप्ति और व्ययों पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित ऑडिट की व्यवस्था होती है। हमें पता है कि ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, नीचे हेड ऑफ ऑफिसेज होते हैं, मतलब नीचे ऑफिसेज होते हैं। तो हर जो ऑफिस है उसकी ऑडिट होती है। तो उसकी ऑडिट HOD भी करवा सकता है। HOD अपना इंटरनल ऑडिट पार्टी भेज के भी ऑफिस की ऑडिट करवा सकते हैं। इस पर हमने पिछला वीडियो किया था और 7th वीडियो था वो, चैप्टर 2 से रिलेटेड, तो आप उसे अच्छे से देखिएगा। उसमें मैंने बता रखा है कि इसकी ऑडिट कौन करता है। तो ऑफिस की ऑडिट जो डिपार्टमेंट हेड है वो करवा सकते हैं, इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं अपनी ऑडिट पार्टी भेज के, और ऑफिस की ऑडिट AG द्वारा भी की जा सकती है। तो ये दोनों ही एक ऑफिस की, कोई सा भी एक ऑफिस है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, खर्चा करता है, तो हमें हमारे पूरे सिस्टम में हमारा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी ऑफिस में क्या हो रहा है कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, जैसे बोलते कोई धनी दोरी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करें, उसकी भले हर साल ऑडिट ना हो, 2 साल में हो जाए, 3 साल में, 5 साल में, पर ऑडिट होती है। और या तो HOD करवाएगा तो इंटरनल ऑडिट करवाएगा, या AG वाली ऑडिट आएगी, ठीक है, जो अकाउंटेंट जनरल अपनी टीम भेज के ऑडिट करवाएगा। तो उपयोग दोनों, बिल्कुल ये सही है, इसका आंसर उपयोग दोनों है। वेल, नेक्स्ट है, सरकारी बकाया की प्राप्ति को सरकार के लेखों में जमा किया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए कि कोई रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है जिसका काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो रेवेन्यू को बुक्स में कब लिखेगा? तो यहाँ पे सरकारी लेखों में क्लियर रूल है कि जब पैसा मिल जाए तो आपको अकाउंटिंग करनी है। भाई आपने उसको नोटिस दिया, आप वसूली का प्रयास कर रहे हो, तब तक नहीं, जब आपका पैसा वसूल हो जाएगा ओनली देन आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये यहाँ पे ये आपके जो डबल अकाउंट सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम होता है उससे अलग है। आप अकाउंट्स में शायद पढ़ते होंगे कि जैसे ही सेल हो जाती है, जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है, समथिंग, जब वहाँ पे एक वर्ड होता है राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो जाता है, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो वसूली का अधिकार स्थापित हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम कितना ड्यू चल रहा है उसका निर्धारण करते हैं, उसी समय लिखेंगे? नहीं। जब हम वसूली का नोटिस देंगे उस समय रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। वास्तविक वसूली पे करेंगे? बिल्कुल सही। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अकाउंट में, आपको लग रहा है कि सर मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट का मकसद ये क्योंकि मैंने नोट्स नहीं पढ़ाए हैं, मैं डायरेक्ट आपको MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं उस रूल में जो लिखा हुआ है वही वहाँ पे दोहरा रहा हूँ, और भी इसको समझिएगा। तो आपको एक्चुअल वसूली पे ही सरकारी लेखों में इसको जमा करना है। इसका संबंधित नियम भी देख लीजिए। नियम 31 कहता है, जब तक किसी नियम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी आदेश द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाए, राशियों को उच्चंती खाते यानी सस्पेंस अकाउंट में डेबिट लिख के राजस्व के रूप में जमा नहीं किया जाएगा। देखिए, कुछ डिपार्टमेंट्स अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी असक्षमता को पाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया नहीं, और रेवेन्यू कलेक्ट ना करके उन्होंने किसी एक्स पार्टी को या सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके इनकम को क्रेडिट कर लिया, ताकि उनका परफॉर्मेंस ठीक दिखाई दे कि उन्होंने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। तो इस मैला प्रैक्टिस को रोकने के लिए, और गवर्नमेंट के पास वास्तव में पैसा हो, इस तरह की ये जैसे ना एक उधारी एंट्री है, ये उधार की एंट्री ना पास करके क्लियर कहा है, जमा या जो क्रेडिट होगी वो वास्तविक वसूली के बाद होगी, न कि उससे पहले, ठीक है। यानी क्रेडिट आप बुक्स में कब देंगे? एक्चुअल वसूली होने के बाद। इसको इंग्लिश में देखो कितनी मस्त लिखा है, लाइक द क्रेडिट मस्ट फॉलो एंड नॉट प्रोसीड। मतलब क्रेडिट आप कब देंगे? वसूली होने के बाद, उससे पहले नहीं। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता है, राजस्व संग्रहक विभागों के विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन
राजस्व मदों में संग्रहण की प्रगति तथा बजट अनुमानों की तुलना में संग्रहणों में महत्वपूर्ण अंतर यदि हो के बारे में समय समय पर किसको सूचना प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ी सी लैंग्वेज लगती है लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखो, कई विभाग हैं जो राजस्व का यानी रेवेन्यू का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे विभाग जैसे आबकारी विभाग, जीएसटी विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग, ये सारे रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे हैं। उनके विभागाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब उनका काम क्या है कि जिस रेवेन्यू आइटम को वो कलेक्ट किया करते हैं उसका जो फिगर है, अगर वो बजटेड फिगर से अलग है, ठीक है, जो फिगर उन्होंने एक्चुअली कलेक्ट किया और जो उनको टारगेट दिए गए थे या जो बजटेड फिगर्स थे, अगर उसमें महत्वपूर्ण अंतर, डिफरेंस या डिविएशन है तो वो किसको इन्फॉर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है महालेखाकार को, नहीं। एजी को नहीं। वित्त विभाग को, बिल्कुल सही। मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को, नहीं। और निदेशक कोष और लेखा को यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स को, नहीं। देखिए, अगर जैसे एक पहिया होता है ना, पहिए में एक धुरी होती है जिसके राउंड राउंड पहिया घूमता है, ठीक है। अब उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि वित्त विभाग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सिंपल सी बात है कि जो इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में रक्त की होती है वही इम्पोर्टेंस एक गवर्नमेंट को, एक मशीनरी या किसी भी संस्थान या राज्य को चलाने के लिए वित्त की होती है। तो देखिए, उसी अकॉर्डिंग योजनाएं बनाई जाती है, उसी अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएशन किए जाते हैं। तो ये एक लॉजिकल सी बात है कि जो टारगेट फिगर थे, अगर उन टारगेट फिगर से इधर उधर मामला हो रहा है तो उसकी समय समय पे टाइमली इन्फॉर्मेशन वित्त विभाग को देगा। कौन? विभागाध्यक्ष। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, आप क्लियर समझ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं GF&AR, जनरल रूल, यानी ये तो बेसिक सी बात है। तो बेसिक्स तो एटलीस्ट यू शुड नो, तो बेसिक्स तो हमें पता होनी चाहिए। तो कल को आप विभागाध्यक्ष बन जाते हैं, तरक्की करते हैं, विभागाध्यक्ष बन जाते हैं, तो नियम क्या है आपके लिए? राजस्व के संग्रहण के लिए जो विभागाध्यक्ष उत्तरदायी है उसके कंट्रोल में, मतलब ऐसे नहीं कि वो पूरे दुनिया जहान की सूचना भेजेगा, वो जिस रेवेन्यू आइटम को कंट्रोल करता है उसकी प्रगति के बारे में और बजट अनुमानों की तुलना में अगर संग्रहण में महत्वपूर्ण अंतर है तो उसकी पूर्ण सूचना प्रपत्र GA 15 और 14 में वित्त विभाग को देता रहेगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं, जब आप पढ़ते हैं थ्योरी, देखिए जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पे है वही क्वेश्चन एज इट इज आएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आ जाए पर जरूरी नहीं है। इन्फॉर्मेशन में ये भी हो सकता है कि कोई डिफरेंस हो तो वो सूचना कौन से प्रपत्र में भेजी जाएगी। तो भले आप बड़े बोर होते हो, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता कि वीडियो के सुनने के दौरान या किताब में पढ़ने के दौरान जहाँ जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट प्रपत्रों का उल्लेख आता मैं उनको लिख लेता। जैसे 3 चीज़ें लिखनी होती है, प्रपत्र संख्या, नियम संख्या और नियम क्या है। तो ये थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब चाहिए। ये बहुत सिंपल गणित है कि अगर आप एक लाइफ टाइम की सेफ्टी चाहते हो तो लाइफ टाइम की सेफ्टी के लिए साल भर का पेन तो लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 साल तो किसी भी एग्ज़ाम की जम के तैयारी करनी ही चाहिए। तो आप कहें नहीं सर मैं तो तैयार नहीं करूँगा, तो मत कर। किसने आपको कहा? पर फिर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप भी तैयारी नहीं कर रहे और जितने भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी नहीं कर रहे, है ना? नहीं तो फिर अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, और ऐसे अगर कुछ एक लोग भी होंगे तो आपके चांसेस उतने कम हो जाएंगे। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप एक्सेप्शनल बनिए, जो कोई नहीं कर रहा आप उसे करिए। जैसे प्रपत्र संख्या या नियम संख्या कोई याद नहीं कर रहा तो आप याद करिए, तो क्या पता आप 2-3 क्वेश्चन लोगों से ज़्यादा लगा पाएँ। है तो सिंपल है, HODs रिस्पॉन्सिबल हैं कलेक्शन के लिए। कलेक्शन किस तरह से हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए और उसको टाइमली इन्फॉर्म करने के लिए, और अगर कोई अंतर आ रहा है टारगेटेड फिगर से तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचना देनी है। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि बजट एस्टिमेट से अगर वेरिएशन आ रहा है तो इसकी सारी की आपको सूचना यानी कीप अपडेटिंग, आपको उसको सूचित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो जब 4 ऑप्शन आते हैं और कहा यह जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि इसमें से 3 स्टेटमेंट सही हैं और याद कर लेने जैसे हैं, और चौथा आपको पता लग जाएगा सही नहीं है, तो वो भी उसमें भी पता लग जाता है कि सही क्या था। खैर, तो कोषागार में जमाओं का मासिक विवरण महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बात सही है कि ये जो रेवेन्यू, अपन का ये टॉपिक ही रेवेन्यू एंड रिसिप्ट पे है, तो जो रेवेन्यू और रिसिप्ट को डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है वो मंथली स्टेटमेंट AG को भिजवाया जाता है। तो ये बात सही है कि एक मंथली स्टेटमेंट AG को भिजवाया जाता है, ठीक है, जितनी भी ट्रेजरी में अमाउंट हमने डिपॉजिट कराई है। सेकेंड है
विभाग द्वारा एकत्र राजस्व के लेखे कोषागार द्वारा तैयार की गई विवरणियों से संकलित नहीं किए जाते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट था वो सही था। पहले मैं आपको सही और सही नहीं के सेंस में बता दूं। सेकंड है, देखो लिखा हुआ क्या है, विभाग जो राजस्व के लेखे कोषागार द्वारा तैयार की गई विवरणियों से संकलित नहीं किए जाते। ये बात सही है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है तो वो ट्रेजरी से फिगर नहीं उठाता है। आप डिपार्टमेंट हो, आप ट्रेजरी में जब जब पैसा भिजवाओगे तो आप उसकी एंट्री करते जाओगे। बाद में आप मिलान करने के लिए आपका ट्रेजरी से मंगवा सकते हो या आपका वाया वाया आ जाएगा, लेकिन आप अपने फिगर्स की एंट्री ट्रेजरी फिगर्स से देख के नहीं करते। ये बात सही लिखी है, वापस देखिए, मेरे को समय लग रहा है क्योंकि देखिए क्या लिखा है, विभाग द्वारा एकत्र राजस्व के लेके, यानी डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो ट्रेजरी द्वारा तैयार किए गए स्टेटमेंट से संकलित नहीं किए जाते। ये बात सही है, ठीक है। इसके बाद यही बात लिखी है, लेकिन लिखा है कि डिपार्टमेंट द्वारा जो राजस्व कलेक्ट किया जाता है उसके लेखे ट्रेजरी द्वारा तैयार की गई विवरणों से संकलित किए जाते हैं। ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। हम फिगर्स बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हम ट्रेजरी में फिगर्स भिजवाते हैं, अमाउंट भिजवाते हैं, वैसे वैसे हम अकाउंटिंग करते जाते हैं। हम बाद में कहीं से कॉपी नहीं करते, कोई नो कॉपी पेस्ट। लास्ट है, नियंत्रक अधिकारी द्वारा विभागीय लेखों का महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत जमाओं के विवरण से मिलान किया जाता है। ये बात भी सही है। जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है, देखिए आप यूँ समझिए कि कंट्रोलिंग ऑफिसर है, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के नीचे जो हैं विभागीय अधिकारी हैं, आप उनसे सूचनाएं प्रस्तुत प्राप्त करोगे और एजी से आपको फिगर मिलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एजी से आपको फिगर मिलेंगे और आप उनको रिकंसाइल करोगे, उनका पुनर्मिलान या अंक मिलान आप कार्य करेंगे। ये बात भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन होगा, सी इसमें सही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन इतने सीधे नहीं है कि गए और गड़प से खा गए, ऐसा नहीं है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, है ना। तो आप, मैं फिर कहूँगा आप दो दो बार कम से कम वीडियोस को सुनिएगा, एक बार वैसे फौरी तौर पे और दूसरी बार फिर से वापस ध्यान से। और नियम वगैरह का मैंने बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। नियम 27(2) क्या कहता है मासिक लेखों और विवरणियों के बारे में। नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थों से प्रपत्र GA 13 में मासिक लेखे और विवरणियां प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कोषागार में जमा कराई अथवा अन्यथा प्रकार से लेखाबद्ध राशि को दर्शाया जाएगा। तो पहला नियम क्या है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर का ये काम है कि उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, जो उसके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उससे GA 13 के अंदर मंथली अकाउंट्स और स्टेटमेंट प्राप्त करेगा। ठीक है, ट्रेजरी में कितना पैसा जमा कराया है या और किसी आइटम की क्या अकाउंटिंग करी है, इसकी मंथली सूचना प्राप्त करेगा। तो देखो कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम क्या है, रेवेन्यू और पेमेंट्स पे कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कैसे होगा, जब आपकी नॉलेज में वो चीज़ होगी तभी तो आप कंट्रोल करोगे। तो ये आप अपने अधिकारियों से मंगाएंगे। अब उसके बाद और क्या काम है, यानी एक तरह से कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम चल रहा है, महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत ट्रेजरी की जमाओं के विवरण से उनका मिलान करके देखेगा कि जो भी राशि संग्रहित की जाने की सूचना दी गई है वह संचित निधि या लोक लेखा में विधिवत जमा करा दी गई है। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर का ये भी काम है कि वो एजी से मंथली स्टेटमेंट प्राप्त करे। ऑब्वियस सी बात है, एजी के पास वो स्टेटमेंट ट्रेजरी से आएगा, तो वहाँ से वो एक स्टेटमेंट प्राप्त करे और मिलान करे, यानी जो उसे अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों यानी अपने सबऑर्डिनेट से मिला और जो उसे एजी से फिगर मिले, उनको वो रिकंसाइल करेगा कि क्या कोई डिफरेंस तो नहीं है। अब देखो डिफरेंस हो तो इस प्रक्रिया में यदि कंट्रोलिंग ऑफिसर के ध्यान में कोई गलत क्रेडिट ध्यान में आए तो वो लेखों को ठीक करने की दृष्टि से महालेखाकार को उसकी तुरंत सूचना देगा। तो अगर जब वो मिलान कर रहा है तो कोई फिगर रॉन्गली क्रेडिटेड उसको दिखाई दे रहा है तो वो इसकी सूचना कंट्रोलिंग ऑफिसर को देगा। और अगर एक और बात लिखिए कि यदि कुछ क्रेडिट बताई जाए परंतु वो लेखों में नहीं पाई जाए तो पहले वो संबंधित उत्तरदायी विभागीय अधिकारी से पूछताछ करेगा। इसी तरह अगर कोई क्रेडिट आ रही है, मतलब एक तरफ क्रेडिट आ रही है, जैसे मान लो ट्रेजरी के रिकॉर्ड्स पे क्रेडिट आ रही है, जबकि खुद के लेखों में, आपके डिपार्टमेंट के लेखों में वो क्रेडिट नहीं है, तो फिर आप जो खाते मेंटेन करेगा उससे पूछोगे। तो ये तीनों चारों पॉइंट कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के लिए है। इसके बाद भी एक दो बात लिखी हुई है, वो ये कि लेखों का उद्धरण, महालेखाकार अपने लेखों का एक उद्धरण यानी एक्सट्रैक्ट यानी समरी, तो समरी होती है ना किसी भी चीज़ की, तो एजी जो है वो अपने अकाउंट्स की एक समरी कंट्रोलिंग ऑफिसर को भेजेगा जिसमें प्रत्येक माह में जमा की गई राशियों को दिखाया जाएगा। तो ये बात हो गई है, तभी तो हम मिलान करेंगे। और लास्ट है राजस्व के विभागीय लेखे। यही अगर मैं बताऊँ, ये इतनी बड़ी स्क्रीन में अगर केवल क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ है जो आप ढूंढ रहे हैं इस क्वेश्चन का।
राजस्व के विभागीय लेखे कोषागार द्वारा तैयार की गई विवरण से संकलित नहीं की जाएंगे। अब आप देखो इतनी सी लाइन से उसने क्वेश्चन बना दिया, इतनी सी लाइन से उसने क्वेश्चन बना दिया। तो बात यही थी कि रेवेन्यू से संबंधित जो आप अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं वो ट्रेजरी द्वारा तैयार किए गए स्टेटमेंट से संकलित नहीं किए जाएंगे। लेकिन एक बात और सुन लीजिए कि जहां आवश्यक हो तो ट्रेजरी ऑफिसर से कंट्रोलिंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई विवरणों को सत्यापित करने के लिए कहा जा सका। आप समझिए। अभी आपने देखा कि कंट्रोलिंग ऑफिसर को उनके नीचे जो अंडर काम करते हैं वो सूचना भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, ये अधीनस्थ है बंदा, ये एक ट्रेजरी को रिक्वेस्ट कर सकता है, ट्रेजरी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर मुझे कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को आंकड़े भेजने हैं, तो प्लीज़ आप इसे वेरीफाई कर दीजिए ताकि मेरे बॉस मेरा कान नहीं खाएं। तो ये बहुत सही तरीका है कि ये जो सबऑर्डिनेट बंदा है ये कंट्रोलिंग ऑफिसर को आंकड़े भेजने से पहले ट्रेजरी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर आप ये आइटमें चेक कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए कि कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो अब आप सोचो अगर शुरू से ही ऐसे हुआ, ट्रेजरी ने मान लो वेरीफाई करके आंकड़े भेज दिए तो फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ट्रेजरी भाई आंकड़े तभी वेरीफाई करेगा जब आंकड़े ओके होंगे। अगर आंकड़े ओके होंगे उसके बाद ट्रेजरी के थ्रू एजी को सूचना जाती है और एजी से कंट्रोलिंग ऑफिसर को सूचना जाती है, तो फिर कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो बहुत अब ये मतलब सूचना हुई जो नीचे लेवल का बंदा है, नीचे लेवल का बंदा है, अगर बाद में वो जवाब तलब से बचना चाहता है तो बहुत सिंपल है कि वो पहले ही ट्रेजरी में स्टेटमेंट भिजवा के उसे वेरीफाई करा ले। और हर विभाग यही करता है। इवन अगर हम कॉलेज में हैं तो ईयर एंड पे हम हमारी जो पीडी की कैश बुक है जिसमें हम ट्रेजरी वाला हिसाब किताब रखते हैं, वो हम भिजवा देते हैं ट्रेजरी को और वो 1-2 दिन में वेरीफाई करके हमें लौटा देते हैं खुद के सील साइन करके कि देयर इज़ नो डिफरेंस। अगर ऐसा हो गया क्या होता ही है, मतलब डिफरेंस नहीं आए, अगर है और मतलब डिफरेंस नहीं आए और फिर वहाँ से वेरीफाई होके आ जाती है, तो अगर कभी हमसे आगे एचओडी हमारे अगर मांगेंगे, कंट्रोलिंग ऑफिसर अगर हमारे मांगेंगे तो हम उनको भिजवा देंगे। वो भिजवा देंगे तो बाद में कोई डिफरेंस आने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है सर, चलिए। तो ये आप थोड़ा सा स्क्रीन पे देख लीजिए कि होता क्या है। जनरली सब ऑर्डिनेट रिपोर्टिंग करता है कंट्रोलिंग ऑफिसर को, इससे इसके पास मंथली आंकड़े आ जाते हैं। इसी तरह ट्रेजरी रिपोर्टिंग करता है एजी को, इसके पास आंकड़े आ जाते हैं। और फिर एजी कंट्रोलिंग ऑफिसर को सूचित करता है तो वो आंकड़ों का मिलान कर लेता है और डिफरेंस होता है। तो हमने बात कर ली। तो थोड़े से क्वेश्चन बोरिंग है बट मजबूरी है जैसे है। और अच्छे क्वेश्चन भी तो हैं। अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन है खराब है तो आप उसको छोड़ दो, बहुत ही खराब लग रहा है बाय द वे तो छोड़ दो। खाना खाने बैठते हो क्या करते हो, यही तो करते हो। कोई आइटम नहीं समझ आ रही तो ज़बरदस्ती थोड़ा खाते हो। पर अगर ऐसा है, आप इसको चीज़ को समझिएगा कि हाँ सर मैं छोड़ दूँ पर अगर ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए ज़रूरी है, तो वो टेस्ट में कम अच्छी होती हुई भी खानी पड़ती है। दवाइयों के साथ ऐसा है, शायद कुछ सब्जियों के साथ ऐसा है। उसी तरह से आप इसको भी समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन जो अच्छे नहीं लग रहे हैं पर समहाउ, देखिए और हर बार क्या होता है, पहली बार ही मुश्किल होता है। अगर आपने एक बार मन को पक्का करके सुन लिए तो दूसरी बार या तीसरी बार सुनने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और वो क्वेश्चन अगर आया तो आप ठोक देंगे। और आप रेयर लोगों में होंगे, बहुत कम लोगों में होंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को ठोका है, मतलब किया है। जिले के न्यायालयों द्वारा किए गए मासिक जुर्माने का समेकित विवरण कोषाधिकारी को किसके द्वारा भेजा जाता है? जल्दी से पढ़ा, समझ में नहीं आया, अब आराम से पढ़ो। जिले के न्यायालयों, तो जितने भी जिले में कोर्ट होते हैं उनके द्वारा वो जो जुर्माने लगाते हैं, ठीक है, जो जुर्माने लगाते हैं उसका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ट्रेजरी में या ट्रेजरी ऑफिसर को किसके द्वारा भेजा जाता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा। तो ये बड़ा सिंपल आंसर है, जिला न्यायाधीश के द्वारा। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक ज़िला है, मान लीजिए मैं मान कर लेता हूँ जयपुर ज़िला है, तो जयपुर ज़िले में जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो सिविल मामलों को देखते हैं या वो क्रिमिनल मामलों को देखते हैं। आपको पता है कि सिविल मामलों में जुर्माना लगता है और क्रिमिनल मामलों में जुर्माने के साथ साथ आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो खैर जयपुर जुडिशरी में मान लीजिए जो न्यायपालिका का क्षेत्र होता है उसमें जितने सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ जितने भी जुर्माने लगाए जाते हैं किसी भी तरह के ऑफेंस में, किसी भी तरह की केस में, है ना, जुर्माने लगाए जाते हैं, उसका एक मंथली स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा जाता है। ये पहला नियम है। और डिस्ट्रिक्ट जज इसके बाद जो भी कंसर्न्ड ट्रेजरी है या सब ट्रेजरी है वहाँ इसको भेजता है। तो बहुत सिंपल ही है। तो सुन लिया तो याद हो गया। अब इसका नियम पढ़ लो, सिंपल, डिस्ट्रिक्ट जज था।
बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेने चाहिए थे, पढ़ लेने चाहिए थे, मैं पढ़ दूंगा एक बार। हाँ, इसके अलावा मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी ऑप्शन था और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी ऑप्शन होता था। ठीक है। जुर्मानों का विवरण के संबंध में नियम क्या है वो सुन लीजिए। जुर्माने वसूल करने तथा प्राप्तियों और प्रतिदायों की जांच करने की ड्यूटी विभागीय अधिकारियों के। तो जो नीचे विभाग अध्यक्ष नहीं है, अब आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, कहाँ विभाग अध्यक्ष लिखा है, कहाँ विभागीय अधिकारी लिखा है। किसी भी डिपार्टमेंट में जो आदमी काम कर रहा है वो विभागीय अधिकारी है, लेकिन हर आदमी विभागाध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है। वो क्या क्या पढ़ते थे अपन एक तर्क शक्ति में कि सारे शेर जानवर होते हैं पर सारे जानवर शेर नहीं होते। तो सारे विभागों में काम करने वाले, ठीक है, विभागीय अधिकारी तो होते हैं। तो जुर्माना वसूल करना है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है या जो रिफंड करना है, उसका बेसिक वही काम किसका है, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं या जो विभागीय अधिकारी हैं उनका ये काम है। ठीक है। अब इसके बाद ये तो पहली बात आ गई। प्रत्येक न्यायालय को, चाहे वो सिविल हो या दांडिक, सिविल हो या क्रिमिनल, प्रत्येक कैलेंडर माह, अब कैलेंडर माह मतलब आपका जो कैलेंडर में चलता है, जनवरी का कैलेंडर महीने का अंतिम कार्य दिवस होता है 31 जनवरी, फरवरी का हो जाएगा 28, 29। तो प्रत्येक कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस को जिला न्यायाधीश को विहित प्रपत्र में, यानी जो आपको प्रपत्र बताया गया है उसमें एक स्टेटमेंट भेजना आवश्यक है, जिसमें हमने कितना जुर्माना, यानी जो डिमांड होती है पेनल्टी वगैरह, फाइन्स वगैरह की, जुर्माने की मांग कितनी करी, कितनी राशि वसूल की, कितना उसमें शेष रहा और उसमें से रिफंड किया तो कितना किया, इसकी जानकारी भेजी जाएगी। तो कौन भेजेगा? हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोर्ट्स हैं वो मंथ के एंड में इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। और ये किस लिए तैयार किया जा रहा है? यह विवरण ट्रेजरी या सब ट्रेजरी जिसमें वो न्यायालय व्यवहार करता है के लिए तैयार किया जाएगा। तो बेसिकली मतलब जज साहब को मज़ा नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को कि वो आपसे आंकड़े लेवे खाली, उनको आंकड़े आगे ट्रेजरी और सब ट्रेजरीज को भेज रहे हैं। तो अब आप समझने की कोशिश, एक ब्रॉड पिक्चर आपको समझ में आ रही होगी कि सारी सूचनाएं सारे विभागों से, अब इवन न्यायालयों से भी सारी सूचनाएं ट्रेजरी के पास जा रही हैं। तो उनको क्या पता लग रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, फ्लो ऑफ रेवेन्यू क्या है, उनके पास सारे खर्चों की भी सूचना आ रही है। यानी अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट का अगर आँख नाक कान है तो एक तरह से वो है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और ऑब्वियस सी बात है सारे डिपार्टमेंट सही फंक्शनिंग करते हैं तो गवर्नमेंट सही तरीके से चल पाती है। पुलिस विभाग अपना काम करता है, ये सारे विभाग अपने काम करते हैं। तो ये भी आप देखिए, यहाँ से रेवेन्यू के फिगर टाइम टू टाइम ट्रेजरी में जाते हैं तो उनको सूचनाएं वगैरह मिलती रहती हैं। ठीक है। एक और देखते हैं, कोषागार के आंकड़ों और विभागीय आंकड़ों में फ़र्क न्यूनतम हो इसके लिए परम आवश्यक है। यानी डिपार्टमेंट से जो आंकड़े सेंड किए जाते हैं और ट्रेजरी में जो फिगर्स होते हैं जनरली उनमें अंतर होता ही नहीं है, फिर भी अंतर ना हो इसके लिए क्या आवश्यक है कि चालानों पर सही वर्गीकरण हो, लेखापाल योग्य हो, कोषागार रविवार को भी खुला रखा जाए और गलती होने पर विभागीय अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाए। अब आप ये चाह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंटल फिगर है और जो ट्रेजरी फिगर है उसमें डिफरेंस ना हो और हो तो बिल्कुल कम से कम ही हो। तो इसके लिए क्या है, अब संडे को ट्रेजरी खोलने से क्या हो जाएगा या जुर्माना लगाने से क्या हो जाएगा? चालानों का सही वर्गीकरण कीजिए। यानी जिस चालान से आप जमा कराते हैं, और ट्रेजरी में पैसा जमा कराने का तरीका होता है वाया चालान भर के जमा कराया जाता है। चालान चाहे आप कंप्यूटर जनरेट करो या पहले मैनुअल होते थे। तो चालान पे आप जो अकाउंट हेड डालते हैं वो आप अकाउंट हेड सही डालिए तो वो सही हेड में क्रेडिट होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने अकाउंट हेड भरते समय गलती कर दी, ठीक है, तो हो सकता है कि वो क्रेडिट किसी और को दे दें। अब जब वो क्रेडिट किसी और को दे देंगे तो आपके उसमें फिगर में डिफरेंस आ जाएगा। आप शायद कहेंगे इस महीने हमने 25 लाख रुपए जमा कराए, वहाँ 22 लाख रुपए ही होंगे क्योंकि 3 लाख की एंट्री चालान भरते समय मिस्टेक से इधर उधर हो गई। ठीक है ना। तो यही बात आपको समझनी है कि आपको बिल्कुल संभाल के आपको चालान भरना है। तो इसका नियम 28(3) क्या कहता है? तो यानी नियम 28 है, उसमें फिर 1, 2, 3 लिखे हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कोषागार के आंकड़ों और विभागीय आंकड़ों में न्यूनतम डिफरेंस हो इसके लिए परम आवश्यक है कि जिस चालान से ट्रेजरी में राशि जमा कराने की अनुमति दी गई है उस चालान पर पूर्ण और एवं सही लेखा वर्गीकरण किया जाए। शुड बी अ फुल एंड करेक्ट अकाउंट क्लासिफिकेशन। तो प्रॉपर, इसे अगेन सिंपल सोचो, सपोज करो अपन किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, आजकल तो यूपीआई ट्रांसफ़र का पेमेंट या फट से अपन ने मोबाइल नंबर डाला या क्यूआर कोड स्कैन किया। पर पहले सोचो अगर अपन किसी के खाते में जमा कराते थे ट्रेडिशनल तरीके से, क्या होते थे? बैंक में जाते थे, जमा पर्ची भरते थे। अगर वहाँ सोचो अकाउंट नंबर गलत भर दिया तो क्या? तो वो किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, फिर क्या होगा?
तुम दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कम हो तो उसका क्या तरीका है, सही अकाउंट हेड में भरो। बिल्कुल वही बात है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है, नियम 29 के अनुसार राजस्व के निर्धारण, संग्रहण, प्रेषण एवं प्राप्ति की रसीद देने आदि के बारे में विस्तृत नियम एवं प्रक्रिया डैश डैश में दी जाएगी। ऑप्शन है सामान्य वित्तीय लेखा नियम में, राजस्व संग्रहकर्ता विभाग के विभागीय विनियम में, राजस्थान सेवा नियम में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगेन ये क्वेश्चन भी आप लॉजिकली सोचिए। देखिए, रेवेन्यू डिटरमाइन कैसे की जाएगी, यानी उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, यानी कितनी रेवेन्यू कलेक्ट करनी है, उसका निर्धारण कितना, उसका फिर कलेक्शन करना, फिर उसके बाद उसको ट्रेजरी में भिजवाना, उसकी जिससे रेवेन्यू कलेक्ट किया है उसकी रसीद देना, उसकी अकाउंटिंग करना। ये सब रूल आपको क्या लगता है कहाँ दिए हुए होंगे? ये सारे के सारे नियम क्या GF&R में दिए गए होंगे? बिल्कुल नहीं। GF&R में आपने अब तक नियम दिए हैं, इसमें आप देख रहे हो किसी भी विभाग विशेष से संबंधित नियम नहीं दिए हुए। इसमें एक जनरल रूलिंग दी हुई है, कहीं कहीं किसी विभाग का उल्लेख है, बाकी इसमें जो नियम है वो जनरल रूल दे रखे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आबकारी विभाग है, एक्साइज डिपार्टमेंट है जो, ठीक है, वो कितना एक्साइज ड्यूटी डिटरमिन करेगा, कितना कलेक्ट करेगा, रिसीप्ट कैसे देगा, शर्तें, टेंडर शर्तें क्या होंगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? वो विभाग स्वयं। तो जो राजस्व संग्रहकर्ता विभाग है, जो रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है, उसके विभागीय विनियम बने हुए हैं, उसके डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो वो डिपार्टमेंट रेगुलेशंस के तहत ये सारे तय होंगे। तो सारी बातें GF&R में नहीं लिखी हुए हैं। ये जो नियम है, जो किसी कहें
विभाग विशेष से संबंधित नियम है उसके संबंध में विभागीय विनियमों का हवाला लिया जाएगा, वहां से रेफरेंस लिया जाएगा। राजस्थान सेवा नियम से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। और बाकी तो ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, या पहले इसका हिंट सुन लेते हैं। नियम संख्या 29 कहती है राजस्व का निर्धारण कैसे होगा, संग्रहण कैसे होगा, प्रेषण और प्राप्ति की रसीद के बारे में विस्तृत नियम और प्रक्रिया राजस्व संग्रहकर्ता विभाग के विभागीय विनियम में दी जाएगी। शैल बी लेट डाउन इन द डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस। तो ये GF&R में नियम लिखा हुआ था, उस नियम से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो हर लाइन से, वैसे हर लाइन से नहीं पर कहीं से भी पढ़ते पढ़ते वो क्वेश्चन बना सकता है। तो जो क्वेश्चन मैं कहीं से जुटा पाया वो मैंने लिख दिए। आप पूरा डिटेल से पढ़िए, वो तो अगर अच्छी तैयारी करनी है तो पूरा डिटेल से पढ़िए, नहीं तो एटलीस्ट ये जो है, ये जो वीडियो सीरीज़ है जिसमें 10-10 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इनको तो आपको करना ही करना है। नियम 34 के अनुसार किसी भी किराए योग्य भवन के किराए के निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया सामान्य रूप से उन नियमों द्वारा विनियमित होगी जो डैश डैश के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन के आवास स्थानों पर लागू होते हैं। तो देखो कितनी बड़ी लैंग्वेज है। तो रूल 34 क्या कहता है, अब मैं आपको पहले नियम बता दूं, आपको आसान रहेगा। रूल 34 कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग है जो रेंटेबल है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जो किराए पे दी जा सकती है, तो उसका जो किराया होगा वो कितना होगा, उसके लिए कौन से नियम लगेंगे। तो यूँ समझो PWD के अधीन जो मकान आते हैं, PWD के अधीन जो मकान आते हैं, जैसे जितने भी डाक बंगले, सर्किट हाउस, स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो PWD ही उनको देखता है। तो यूँ समझो कि किसी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का किराया, किसी रिहायशी यूनिट का किराया PWD कितना चार्ज करता, लगभग वही किराया बाकी डिपार्टमेंट भी चार्ज करेंगे। मोटे तौर पे नियम ये है। तो वापस पढ़ें कि किसी भी ऐसा भवन जो किराए पे दिया जा सकता है, उसका किराया कितना होगा वो तय करना, उसकी वसूली कैसे होगी, उसके नियम कहाँ से आएंगे। तो समझो उसके ऊपर वही नियम लगेंगे जो PWD अगर किसी को रेजिडेंशियल यूनिट्स देता है, PWD किसी को रहने योग्य इकाई अगर किराए पे देता है, तो उससे वो किराया कलेक्शन के जो नियम होते हैं वही नियम बाकी विभागों के लिए भी होंगे। तो मतलब आपके लिए बेस क्या है, आपके लिए बेस है PWD विभाग। आपको ऑप्शन वैसे इसने दिए थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नियम आप फॉलो करेंगे, दूसरा था PHED के नियम यानी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रूल आप फॉलो करेंगे, आप स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रूल फॉलो करेंगे, या आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग के नियम फॉलो करेंगे। यस, हम रहने योग्य इकाई का कितना किराया लें, बाकी विभाग इस सब के लिए PWD की तरफ देखेंगे। PWD जो उसकी रूलिंग्स है वही रूलिंग आपने फॉलो करनी है। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसमें, जो रेवेन्यू एंड रिसिप्ट वाला टॉपिक अपना चल रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनाए हैं मैंने। विभागाध्यक्ष हर वर्ष डैश डैश की पहली तारीख को प्रपत्र संख्या डैश डैश में विवरण महालेखाकार को प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व की माफी और राजस्व के क्लेम की परित्यजन को दिखाया जाएगा। ओके, तो नियम क्या है यूँ समझिए, ये समझिए विभागाध्यक्ष हैं और अगर ये अपने अधीन जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर कुछ मामलों में रेवेन्यू की माफ़ी देते हैं या कुछ रेवेन्यू के क्लेम्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है मर्जी से, अगर इनको जो पावर मिले हुए हैं उन पावर्स के तहत ये कुछ रेवेन्यू कलेक्शन को छोड़ देते हैं या दावों का परित्याग करते हैं, तो कितना इन्होंने क्लेम छोड़ा है उसकी सूचना इनको जून महीने में देनी पड़ेगी, ठीक है। जून महीने में प्रपत्र संख्या 16 में इनको ये सूचना देनी पड़ेगी। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, यस, जून फॉर्म नंबर या GA तो 16 में इसकी सूचना दी गई हो जाएगी। तो वापस समझ लीजिए कि जो भी ये इसको नियम से मैं बता दूँगा ताकि आप क्लियर वहीं से ले लें। माफ़ी आदि का विवरण जो भी विभागाध्यक्ष हैं वो हर वर्ष जून की पहली तारीख को प्रपत्र संख्या GA 16 में। अब मुझे जैसे ये आपका तरीका है, जैसे मुझे बहुत सारे ट्रिक बनाने आते भी नहीं है, पर जैसे मुझे जब ये मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा था तो एकदम से मुझे, जैसे मेरा फ्रेंड है उसका जन्मदिन आता है 16 जून को आता है, तो लिटरली आता है, तो उससे मुझे ये थोड़ा सा याद रह गया कि यार ये 16 जून को आता है उसका बर्थडे, तो जून का ही महीना था और 16 नंबर्स का फॉर्म है। तो आप ऐसा कुछ लिंक अगर कर सके, और बहुत सारी ट्रिक, चूँकि आप फर्स्ट के सब्जेक्ट भी तैयार करते होंगे तो वहाँ आपको ट्रिक बनाना या समथिंग एक्रोनम बनाना ऐसा सिखा दिया होगा, तो आप मुझसे बेटर ट्रिक लगा पाएंगे। बात यही थी, मैं बता रहा था आपको
कि करना क्या है। अच्छा, स्टेटमेंट में भेजना क्या है, देखो आप सुनना। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियम के अलावा अपनी स्वविवेकात्मक शक्तियों के प्रयोग में पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व की माफी और राजस्व के क्लेमों के परित्यजन को दिखाया जाएगा। देखो, अगर कोई कानूनी है, कोई नियम ही है और आपने राजस्व माफ़ी करी तो उसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। पर जहां आपने अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ किया, वहां अगर अपन ने कोई माफ़ी दी है या कोई क्लेम छोड़ा है तो आपको उसका स्टेटमेंट बना के भेजना होगा। जून में भेजना है तो इसे भी आप लॉजिकली याद कर सकते हैं कि मार्च तक तो कलेक्शन होता है, अप्रैल मई में आप ये डिटेल तैयार करेंगे। क्योंकि कई बार हो सकता है कि कोई अमाउंट अब नहीं आना है या विभागाध्यक्ष को लगता है कि एक छोटे से अमाउंट के पीछे बहुत माथाफोड़ी करने का कोई मतलब नहीं है, उसका विवेक है, उसको जो पावर मिली हुई है उसका विवेक अगर कहता है तो वो ऐसे कुछ पावर्स हैं उसके, तो राजस्व क्लेम छोड़ सकता है। उसका डिटेल उसको बनाना है। इस वीडियो में मैं चौथी बार बोल रहा हूँ, जून की 1 तारीख को फॉर्म संख्या 16 में। ऐसे अगर आप याद करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं GF&AR ही पढ़ना छोड़ देते हैं कि ये तो सर हमें इतना याद वाद नहीं होता। तो आप ये भी देखिए कि हर क्वेश्चन में थोड़ा ना आ रहे। अगर 12 क्वेश्चन हैं जैसे इस वीडियो में, तो 12 में से शायद 2 या 3 क्वेश्चनों में तो उनको छोड़ दो, 9 क्वेश्चन तो हैं। और मैं ये भी क्यों कहूँ छोड़ दो, मैं भी कहा कि आप उसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो अब अपन बात कर लेते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक परिवहन अधिकारी को माह सितंबर के राजस्व या प्राप्तियों के लेखा वर्गीकरण में गलतियों का पता लगे तो लेखों में इसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होगी। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बोला है, कोई सा भी ऑफिसर किसी विभाग का हो सकता है। सितंबर माह बोला है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है। मेन नियम ये है कि राजस्व जो रेवेन्यू और रिसिप्ट का लेखा वर्गीकरण में अगर गलती हो गई है, आपको पता चल जाए, तो वो क्या करेगा, वो ट्रेजरी के माध्यम से AG को भेजेगा और इसे रिक्वेस्ट करेगा। यानी जैसे ही किसी अधिकारी को, विभागाध्यक्ष को कोई गलती पता चल गई है कि अकाउंट क्लासीफाई करने में गलती हो गई है, तो वो ट्रेजरी के थ्रू AG को रिक्वेस्ट करेगा। इसके लिए वो फॉर्म नंबर GA15 भरेगा। ठीक है, सिंपल। और बाकी भी आप ऑप्शन देख लीजिए, सब में ही प्रपत्र GA15 लिखा है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कि वो कोषागार के माध्यम से, कोषाधिकारी के माध्यम से विभागाध्यक्ष को भेजेगा। थर्ड में लिखा है विभागाध्यक्ष के माध्यम से AG को भेजा जाएगा। फिर लास्ट में लिखा है कि नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स को भेजा जाएगा। तो आप इसका नियम पढ़ लीजिए कि राजस्व या प्राप्ति के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है, अगेन यहाँ विभागीय अधिकारी वर्ड आया, विभागाध्यक्ष नहीं आया। तो अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को गलती का पता लग गया है और उनको लगता है कि लेखों में शुद्धि करना आवश्यक है, तो वो संबंधित ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से ये बात AG को भिजवाएगा। और एक और बात है कि अगर जो एरर है वो लेखा शीर्ष अकाउंट हेड 8005 और 8011 में हुई है, ठीक है। अब ये सारे जब आप सिस्टम में घुसेंगे तब आपको अकाउंट हेड याद होंगे। और अगेन दुनिया जहान के अकाउंट हेड याद नहीं करने होते, आप तो जिस डिपार्टमेंट में लगेंगे आपको वहीं के अकाउंट हेड याद करने पड़ेंगे। फिर भी इन्होंने बताया कि अगर अकाउंट हेड 8005 और 8011 से संबंधित गलती है, तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड के जो डायरेक्टर होते हैं, वो पूरे साल का एक रिक्वेस्ट तैयार करेगा, जिसको रिक्विजिशन बोलेंगे, हिंदी में नाम है अध्यपेक्षा तैयार करेगा। और एक ट्रांसफ़र एंट्री करने की रिक्वेस्ट मार्च महीने में AG को भेजेगा। तो एक समथिंग किसी ने बताया है, पूरा कंडीशनल है कि अगर अकाउंट हेड 8005 और 8011 में मिस्टेक है, तो जो डायरेक्टर इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड हैं, वो एक पूरे साल की कंसोलिडेटेड रिक्वेस्ट तैयार करेगा, पूरे साल की एरर्स के लिए एक रिक्वेस्ट तैयार करेगा और मार्च महीने के एंड में वो AG को भेजेगा। जैसे आप दुख पाके याद कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग दुख पाके याद कर रहे हैं। बट अभी ये पेन उठा लो, एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद तो सिस्टम में एंटर हो जाओगे, तो वहाँ आपके सीनियर्स आपको सारा सिखा देंगे। और वहाँ रोज़ की मर्रा में आपको लिमिटेड रूल से ही वास्ता पड़ेगा। और वहाँ पे अगर वास्ता पड़ेगा भी तो आप ये GF&AR वहाँ अवेलेबल रहेगी, उसे खोल के नियम देख सकते हैं। लेकिन एक बार आपके नियम सुने हुए तो हों, एक बार आपकी आदत पड़ी हुई तो हो। ओके, आज का वीडियो काफ़ी हैवी था। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।